तुम लोगों को तो पता है कि हम सब यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारे गांव के पास जो पहाड़ है वहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। हर दिन सूरज ढलने के बाद पहाड़ की तरफ से एक रोशनी निकलती है और लोग उस रोशनी को वहाँ देखने जाते हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। पर सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते। हमें इस चीज का कोई हल निकालना होगा। हर दिन हमारे गांव से लोग कम हो रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? वहाँ जो भी जाता है वापस तो आता नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? लेकिन एक बात ये भी है कि जो लोग गायब हुए हैं वो सब अकेले गए थे। अगर हम साथ जाएं तो शायद कोई फायदा हो जाए। लेकिन तुम लोग को सावधानी बरतनी होगी। अपने साथ खाना और हथियार लेके जाना। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करेगा। एक काम करते हैं, आज रात ही चलते हैं। हाँ सही है, इतने वक्त में हम अपने परिवार वालों से भी मिल लेंगे। सावित्री, हम गांव वाले पहाड़ पर जा रहे हैं। आप लोग पहाड़ पर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर जो जाता है वो तो वापसी ही नहीं आता, तो फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? देखो सावित्री, तुम तो जानती हो कि आए दिन हमारे गांव वाले कम हो रहे हैं। पहाड़ पर कुछ तो ऐसा होगा कि सब लोग वहाँ जा रहे हैं। और तुम जानती हो कि हमारा एक बेटा भी है। ऊपर वाले ने उसे वैसे तो बहुत समझदार बनाया है और उसको एक बीमारी भी दी है कि उसको सूरज ढलने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता। अगर मैं ऊपर गया तो शायद मुझे वहाँ पे कोई कीमती चीज मिल जाए और फिर मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। अरे मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 गांव वाले और भी हैं और कुछ नहीं होगा मुझे। रोहित बेटा, रोहित बेटा। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। ये बोलकर राम बाहर चले जाता है। चलें गांव वालों, चलते हैं। फिर वो लोग पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। सरपंच जी, 1 हफ्ता हो गया पर वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। बेटा, मुझे नहीं पता तो वो लोग वापस कब आएंगे। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद जाकर उनको ले आता। सरपंच जी, कृपया करें मुझ पर और मेरे राम को वापस ले आए। बेटा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। 10 साल बीत जाते हैं। माँ, उस पहाड़ के ऊपर क्या है? रोहित, कभी भी उस पहाड़ के बारे में बात मत करना और उसके ऊपर जाने का तो सोचना भी मत। माँ, ऐसा क्या है उस पहाड़ के ऊपर? जब भी मैं पहाड़ की बात करता हूँ तुम रोने लग जाती हो। रोहित बेटा, काफी साल पहले तुम्हारे पापा वहाँ गए थे और फिर लौट कर भी नहीं आए। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। हाँ माँ, मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। रोहित ये बोल तो देता है मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। पहाड़ पर तो मैं जाऊंगा और अपने पापा को भी वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन रोहित किसी को बिना बताए पहाड़ की तरफ एक कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। लगता है यही वो गुफा है जिसमें मेरे पापा गए थे। इतनी सारी झाड़ियाँ, मुझे ये झाड़ियाँ काटनी होंगी तभी मैं गुफा के दूसरी तरफ जा पाऊंगा। फिर रोहित वो झाड़ियाँ काटने लगता है। काटते काटते शाम हो जाती है और रोहित को नजर आना ही बंद हो जाता है। अब इसकी झाड़ियाँ कल काटूंगा, ये बोलकर रोहित वहीं सो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो वो झाड़ियाँ वैसी की वैसी ही होती हैं। जो झाड़ियाँ रोहित ने काटी थी वो झाड़ियाँ वापस उग जाती हैं। अरे, ये झाड़ियाँ तो मैंने कल काट दी थी, ये एक रात में कैसे बढ़ गईं? आज तो कुछ भी हो जाए मैं ये झाड़ियाँ रात होने से पहले काट के रहूंगा और गुफा के उस पार चले जाऊंगा। फिर रोहित ऐसा ही करता है। वो पूरा दिन मेहनत करता है और रात होने से पहले झाड़ियाँ काट देता है और गुफा के उस पार भी चले जाता है। अब तो मुझे नजर भी नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, यहीं सो जाता हूँ
सुबह उठकर अपने पापा को ढूंढूंगा। फिर रोहित वहीं सो जाता है। हाँ, अब ढूंढता हूँ अपने पापा को। रोहित पहाड़ पर घूम ही रहा होता है तो उसको राम दिखता है। रोहित भागकर राम के पास जाता है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? चलें, घर चलें। माँ आपकी वजह से कितना रोती है। लेकिन राम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और रोहित समझ जाता है कि ये पहाड़ का ही जादू है। रोहित इधर उधर घूमने लगता है। काफी देर बाद रोहित को एक जगह पर एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है जो चमक रही होती है। रोहित पत्थर उठाता है और मूर्ति के पास फेंकता है और मूर्ति टूट जाती है और मूर्ति में से बहुत तेज की रोशनी निकलती है और सारा जादू टूट जाता है। पापा, मैं रोहित हूँ, आपका बेटा। पर मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? पापा, आप पिछले 10 साल से यहाँ हैं। माँ आपको देख के कितना रोती है और मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। 10 साल? पर मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर वो सब लोग घर चले जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। अरे 3 दिन हो गए, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। बस आज कोई शिकार हाथ लग जाए। फिर लकड़हारा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। बस आज कोई शिकार हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। लकड़हारा ये सोच ही रहा होता है तो उसकी नजर एक पेड़ की तरफ पड़ती है जहाँ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। अरे वाह, शिकार का नाम लिया और शिकार मिल गया। ये बोलकर लकड़हारा अपनी बंदूक निकालता है और चिड़िया को गोली मार देता है। चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। लकड़हारा भागकर चिड़िया के पास जाता है तो देखता है कि गोली चिड़िया के पर को छू के निकल गई है और चिड़िया के पर में से खून निकल रहा है। इंसान, मुझे मत मारो। मेरे घोंसले में मेरे अंडे हैं और कुछ दिनों में उनसे बच्चे निकलने वाले हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। तुम तो इंसान हो और तुम्हारे नाम में भी इंसान है। तुमको चाहिए कि जब हमारे अंडे देने का मौसम हो तो तुम हमारा शिकार नहीं करो। तुम तो हमें मार जाते हो और हमारे बच्चे भूख के कारण घोंसले में ही मर जाते हैं। कृपया करके मेरे को छोड़ दो। ये सब सुनकर लकड़हारा बहुत उदास हो जाता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे तुमको नहीं मारना चाहिए था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं और आइंदा मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा और मैं तुमको और तुम्हारे अंडों को अपने घर ले जाऊंगा और मैं तुम्हारी देखभाल जब तक करूंगा जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। फिर भले तुम्हें जहाँ जाना हो तुम चले जाना। फिर लकड़हारा चिड़िया और उसके अंडों को घर ले आता है। कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया भी एकदम ठीक हो जाती है। चिड़िया, तुम एकदम ठीक हो गई हो और तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल सही हैं। अगर तुम अपने घर जंगल वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। नहीं हरिया, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं पर रहेंगे। हम तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था कि तुम मेरे साथ ही रहो। एक दिन हरिया अपने काम के लिए निकल जाता है। राजमहल से रानी गांव की सैर के लिए गांव में निकली हुई होती हैं। घूमते घूमते रानी हरिया के घर के पास चली जाती हैं। वहां पर उनको चिड़िया की बात करने की आवाज आती है। सैनिकों, देखो इस घर में कौन रहता है। इस घर से मुझे चिड़िया की बात करने की आवाजें आ रही हैं। जी रानी साहिबा, हम अभी देखते हैं। फिर सैनिक अंदर चले आते हैं और अंदर से चिड़िया और उसके बच्चों को उठाकर ले आते हैं। रानी साहिबा, घर में चिड़िया और इसके बच्चे हैं और कोई भी नहीं है। अरे वाह, बोलने वाली चिड़िया। मुझे मत लेके जाओ, मैं एक आजाद पंछी हूँ। सैनिकों, इस चिड़िया और इसके बच्चों को महल लेके चलो। अब ये हमारे साथ रहेंगे। हरिया जब अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि चिड़िया और उसके बच्चे घर में नहीं हैं। फिर हरिया सोचता है, अरे ये चिड़िया और इसके बच्चे कहाँ गए? कहीं जंगल वापस तो नहीं चले गए? लेकिन अगर वो जंगल वापस गए हुए होते तो उनका घोंसला तो यहीं होता।
उनका घोंसला भी यहाँ नहीं है और घर की हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर हरिया बाहर जाता है। अरे चंदू, तुमने आज मेरे घर में किसी को आते हुए देखा था क्या? जब मैं काम पे गया हुआ था उस वक्त। हाँ हरिया, आज तुम्हारे घर में रानी साहिबा आई थी और तुम्हारे घर से एक चिड़िया और उसके बच्चों को उठाकर महल ले गई हैं। और सुना है वो चिड़िया बोलती भी है। क्या ये बात सही है हरिया? हाँ, ये बात सही है कि वो बोलती भी है, और ये बात भी सही है कि किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम करोगे क्या? चिड़िया को तो रानी साहिबा ले गई हैं और वो चिड़िया वो तुमको कभी भी वापस नहीं देंगी, और तुमने ज्यादा ही कुछ उल्टा सीधा करा तो वो तुमको कारावास में डाल देंगी। कुछ भी हो, मैं जा रहा हूँ महल, और कुछ भी कर कर अपनी चिड़िया को वापस लेकर ही आऊंगा। फिर हरिया महल पहुंच जाता है। आओ आओ हरिया, हम तुमसे बेहद खुश हैं। तुम्हारी चिड़िया हमारी रानी को बहुत पसंद आई। बताओ तुमको इनाम में क्या चाहिए? महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। कृपया करके आप मेरी चिड़िया मुझे वापस दे दें। वो एक आजाद पंछी है और आजाद ही रहे तो ठीक है। गुस्ताख, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इस हरकत के लिए हम तुमको दंड भी दे सकते हैं। हाँ महाराज, मगर वो चिड़िया मेरी है और मैं उनको अपने इन्हीं हाथों से खाना पानी खिलाता हूँ, तो वो चिड़िया मुझे वापस दे दें। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, इसको पकड़ लो और बंदी बना लो और इसके हाथ काट के इसको कारावास में डाल दो। फिर सिपाही हरिया को पकड़ लेते हैं और हाथ बांध देते हैं। फिर हरिया को कारावास में डाल देते हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वीर जी, ये क्या हुआ है हमारी रानी को? महाराज, रानी को एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से हो सकता है। वीर जी, कौन सी जड़ी बूटी? हम अभी मंगवा देते हैं। नहीं महाराज, वो कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। आपको स्वयं जाकर खुद ही वो जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। जंगल में किसी एक पेड़ पर वो जड़ी बूटी होगी। जी वीर जी, हम अकेले जाकर उस जड़ी बूटी को खुद लेकर आएंगे। फिर राजा अकेले ही वो जड़ी बूटी लेने निकल जाता है। राजा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे ये पेड़ कितना बड़ा है! फिर महाराज उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी ऊपर जाने के बाद वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उनके दोनों हाथ टूट जाते हैं। वीर जी, मैं तो जड़ी बूटी लेने गया था और वो भी मैं नहीं ला पाया और मेरे हाथ भी टूट गए। महाराज, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। कुछ दिन बाद महल में एक बाबा आते हैं। क्या हुआ महाराज, क्या परेशानी है? बाबा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और वैद्य जी ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। मैं एक जड़ी बूटी भी लेने गया था पर पेड़ से गिर जाने के कारण मेरे हाथ भी टूट गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपने और महारानी ने 5 महीने पहले एक आदमी के हाथ कटवा दिए थे और एक बोलने वाली चिड़िया को भी पिंजरे में कैद कर दिया था। इसी वजह से आप पे और महारानी पर मुसीबतें आ रही हैं। तो बाबा, अब हम क्या करें? महाराज, आप उस आदमी को छोड़ दें और चिड़िया को भी उसको वापस दे दें और उससे माफी मांग लें। शायद रानी सही हो जाएं। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। सिपाहियों, हरिया को लेकर आओ। कुछ देर बाद हरिया वहाँ आ जाता है। हरिया, हमको माफ कर दो। हमने तुम्हारे हाथ कटवा दिए और इसी वजह से मेरे भी हाथ
टूट गए। मेरी बीवी ने तुम्हारी एक चिड़िया को ले लिया था, वो भी अब मरने वाली है। महाराज, मैं वो जड़ी बूटी ले आऊंगी और महारानी फिर से सही हो जाएंगी। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चले जाती है और कुछ देर बाद वो चिड़िया जड़ी बूटी लेकर आ जाती है और रानी के मुंह में डाल देती हैं। कुछ ही देर बाद रानी सही हो जाती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हाँ हरिया, हम भी तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद कोई भी हमारे राज्य में जानवर या पक्षियों का शिकार नहीं करेगा। फिर हरिया और चिड़िया वापस घर चले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।